स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज पाकुड़ जिला का जो चौकीदार का जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। पूरा इतिहास इसको पढ़ लीजिए, आपका इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है भाई लोग। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए। वीडियो को सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें भाई। अगला वीडियो अब फिर से आने वाला है जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकुड़ ज़िला का इतिहास पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसमें सारा चीज़ कवर हो जाएगा। इतिहास से आपको दूसरा जगह और कुछ देखना नहीं पड़ेगा, इसी में सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अपने उद्भव और स्थापना में पाकुड़ राजमहल पहाड़ियों की सीमा के अंतर्गत गहरे जंगल और कठिन चट्टानों से घिरे तालाबों और बागों का एक समूह था, ठीक है दोस्तों। ये पहले ब्रिटिश राज के तहत अपने नए आयाम में राज था, ठीक है। ब्रिटिश क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी रहे थे, जिनके नतीजे 1855 के संथाल हुल में देखे जा सकते हैं। जो 1897 जो संथाल हुल हुआ था उसमें देखे जा सकते हैं। वहाँ बहुत सारे समय से बसा हुआ क्षेत्र का सबूत है। अपने क्षेत्र की शुरुआती बसने के बीच में कोई रिकॉर्ड है, वे मालेर शौरिया परासिस हैं, जो अभी भी राजमहल पहाड़ियों के कुछ इलाकों और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य की मल्ली अवधि के साथ पहचान की गई है। उनके अनुसार मल्ली देश के मेघ के लोगों और लोअर बंगाल के लोगों के बीच देश की दौड़ थी। 645 ईडी के ईस्वी पूर्व जो था ना के बारे में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री हुएन तिंगयांग के यात्रा खाते में एक संदर्भ भी मिला है। जब चीनी यात्री जो भारत आए थे 645 ईस्वी पूर्व, तो उनका भी इस खाते में एक विवरण मिला है, ठीक है। अपनी यात्रा के रिकॉर्ड से पता चला है, उनकी यात्रा के रिकॉर्ड से पता चला है कि वो शताब्दी की उत्तरी राज्य की सीमा का दौरा किया था, ठीक है। 645 ईसा पूर्व में जब आपका चीनी यात्री जो प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे, वो जो है ना उसका दौरा का विवरण का पता चलता है कि वो उत्तरी क्षेत्र में दौरा किए थे, ठीक है, जिसकी सीमा गंगा के साथ लाखीसारी से राजमहल पहाड़ियों तक फैलाई गई, जबकि दक्षिणी सीमा रेगिस्तान जंगलों से गुजरती थी, जिसमें जंगली हाथी और जानवर जो चारे में घूमते थे, ठीक है दोस्तों। चंपा के पूर्व में चिंग के एल.ओ का राज था, जो कि जनरल कनिंघम के अनुसार वर्तमान संथाल परगना शामिल देश का पद था। उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन के पतन के बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद के शासन के आगमन तक इस क्षेत्र के गहरे जंगलों और दुर्गम गुजरता के कारण विस्मरण में बने रहे। क्षेत्र के परमाणिक मोहम्मद के शासन क्या लिखा है, क्षेत्र के परमाणिक इतिहास को मोहम्मद के शासन के साथ शुरू किया जा सकता है, जब उनकी सेना तेलगाड़ी पास के माध्यम से और बंगाल से निकलती है। मोहम्मद इतिहासकार तेलीगारी के मुताबिक बंगाल की कुंजी के रूप में इसे बुलाया गया था।
तो आपका इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद को जो है बंगाल का क्या कहा जाता था, तो बंगाल की कुंजी, ठीक है, बंगाल की कुंजी के नाम से भी जाना जाता था मोहम्मद को उस टाइम, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इस क्षेत्र के इतिहास में अगले महत्वपूर्ण घटना 1592 में बंगाल की राजधानी के रूप में राजमहल की स्थापना मुगल विजय के महत्व को साकार करने के लिए की गई। तो पूछा जाएगा कि राजमहल की स्थापना जो है ना मुगल विजय के महत्व में साकार करने के लिए कब की गई, तो 1592 में, ठीक है। इसी तरह और देखते हैं आगे क्या है। आगे है मुगल सरकार इन बाढ़ की पहाड़ियों से राजस्व की छोटी संभावनाओं को देखते हुए उन्हें उन मंसूबारों तक का नियंत्रण छोड़ दिया गया था जिनके प्रमुख मनिहारी की खतौरी परिवार थे। परिवार के संस्थापक ने राजा मानसिंह को बंगाल के हमले में मुगल सम्राट अकबर के प्रतिष्ठित जनरल की मदद की। इनाम में उन्हें पहाड़ियों के पूर्व में राजमहल के पाकुड़ के मार्गों के मनसाग जागीर का कार्यालय अपने पश्चिमी चेहरे पर कहलगांव और गोद्दा के पास मिला। चाहे जो नियंत्रण उन्हें प्रयोग किया वो प्रभावी था या जितना अधिक संभव था वो केवल नाम मात्र था। 18वीं सदी के मध्य तक मालेर के साथ अच्छे शब्दों में थे जब मालेर हाथों से पूरी तरह से बाहर हो गया था। इस क्षेत्र में अंबर और सुल्तानाबाद नामक दो छोटे संप्रदायें मौजूद थीं जो बाद में पाकुड़ राज और महेशपुर राज के नाम पर प्रसिद्ध हो गई थी। मुगल प्रशासन से जुड़ी इन दो आदमियों पहाड़ियों डोमेन की देखभाल और पोषण के जिम्मेदार थे। लेकिन उस काल के अशांत इतिहास से पता चलता है कि इस क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता हुई है और ये जमींदार परेशान पानी में भी मछली पकड़ रहे थे। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई और 1765 में जंगल टेरी के साथ बंगाल के दीवान के हस्तांतरण के बाद विजयी अंग्रेजों ने बंगाल के बीरभूम जिले के माध्यम से इन इलाकों को नियंत्रण करने के लिए अपने प्रशासनिक नेटवर्क का विकास किया। कप्तान ब्राउन पहले ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने पहाड़ी पर जीतने की योजना तैयार की। इस क्षेत्र के असली निवासियों, हालांकि इस क्षेत्र में हमेशा एक अलग पहचान है, लेकिन रणनीतिक रूप से इस बीरभूम जिले द्वारा नियंत्रित किया गया था। पियोक के अनुसार इस इलाके में संथाल आने से पहले बोडिंग एक बहुत ही आदिम जनजातियां शौरिया पहाड़ियां जो कुछ भी उनके मूल और जहां भी हो सकता है। यह एक तथ्य है कि जंगली पहाड़ियों ने हमेशा अपने आज़ादी कायम रखी थी क्योंकि उनके भौगोलिक अलगाव के कारण ब्रिटिश आए थे। राजमहल पहाड़ियों के निवासियों ने मुगल सरकार के अधीन कभी नहीं किया था। ये माना जाता है कि मुगल प्रशासन इस क्षेत्र में घुसने में नाकाम रहा क्योंकि ये गहरे जंगल से ढका हुआ था। विशाल पहाड़ी मार्ग है और वहाँ हो सकता है कि पहाड़ी बंद पूरी तरह से बंद हो गया और बाहर की दुनिया से अलग हो गया हो। ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ किसी भी तरह से कभी भी नहीं थे 1774 में कप्तान ब्राउन के आने तक। कई सालों तक संथाल और पहाड़ी लगातार संघर्ष में रह रहे थे। जनजातियों के बीच समझौता करने के लिए श्री सादरलैंड भागलपुर के संयुक्त मजिस्ट्रेट ने 1851 में
सरकार को सिफारिश की। 1832-33 में दामिन ए कोह से एक फारसी दामिन ए कोह एक फारसी है जिसका अर्थ है पहाड़ियों की स्कर्ट। दामिना ए कोह का पहाड़ी इलाका पहाड़ी के पैर में कम जमीन के कुछ स्क्वायर मील की दूरी पर पहाड़ी के लिए लगभग आरक्षित था, जिसे बीरभूम जिले के बहुत से संथालों को बांधने के लिए दिया गया था। श्री सदरलैंड 1818 में अपने दौरे के दौरान सुझाव दिया कि आदिवासियों द्वारा उत्प्रभावित पहाड़ी इलाकों को सरकार की प्रत्यक्ष संपत्ति घोषित करनी चाहिए ताकि उन्हें बेहतर तरीके से देखा जा सके। सरकार इन सिफारिशों को 1823 और 1837 में स्वीकार कर लिया। श्री पेंटेड को राजस्व प्रशासन के प्रभारी रखा गया था। जंगल साफ करने के लिए संथाल को प्रोत्साहित किया गया और अंग्रेजों के अधिकारियों को यह धारणा मिली थी कि सभी भ्रामक उपस्थित थे। प्रशासनिक व्यवस्था की आंतरिक व्यवस्था आम आदमी को उचित न्याय नहीं दे सकती थी और सरल दिमाग वाले संथाल के बीच गहरे अंतर्निहित असंतोष था। इन बानियों और महाजनों के अलावा मासूम संथाल से भी भारी फंसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और उन पर कोई जांच नहीं हुई थी। जहां दामिन इलाके में संथाल ने बड़ी संख्या में अंग्रेजी समर्थक के नायम सजावली सहायक को बसाया था। बहुत दमनकारी थे। पुलिस समान रूप से भ्रष्ट थी। संथाल को बिना किसी कीमत पर न्याय तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक और घिरनी कदाचार का मियाती प्रणाली थी। इसके पीछे का विचार शारीरिक भ्रमक से कर्ज का पुनर्भुगतान था। व्यवहार में हालांकि देनदार कई मामलों में एक पीढ़ी या दो के लिए काम किया और अभी तक ऋण कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना छोटा चुकाया नहीं जा सकता। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों ने 1855 के संथाल हुल को जन्म दिया। इस तबाही का मूल कारण संथाल का आर्थिक अनिच्छिक था, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी समझौता हुआ था। विजय मांझी के नेतृत्व में लिट्टीपाड़ा में विद्रोह की पहली चिंगारी प्रज्वलित हुई थी। बिजू मांझी की गिरफ्तारी और भागलपुर जेल में उनकी मौत की जांच के बिना संथाल की भावनाओं को सूखा। उनके बेटे चंद्राई और सिंहराय ने विद्रोह के बैनर को उठाया। चंद्राई को मुठभेड़ में मार गिराया गया और सिंहराय को गिरफ्तार कर लिया गया और बारहेत में एक समर परीक्षण के बाद फांसी दी गई। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के नेतृत्व में 10,000 संथाल ने मुख्य रूप से अंग्रेजों के अधिकारियों को चुनौती देने के कारण पाकुड़ और महेशपुर को बर्खास्त किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार क्रूर हाथों से विद्रोह को दबाने में सफल रहे। पारंपरिक हथियारों से लैस संथाल बीमार अच्छी तरह से सुसज्जित ब्रिटिश सेनाओं का सामना नहीं कर सके। हालांकि संथाल को पीटा गया था, लेकिन विद्रोह के दौरान उनके द्वारा असाधारण साहस और उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए हल को ब्रिटिश शासकों पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि संथाल को अच्छे हाशिए में रखा जाना था और सरकार की उचित मांग को पूरा किया गया था। इस क्षेत्र को कभी शासन करना चाहता था, पर अलग जिला 1855 के अधिनियम द्वारा बनाया गया था। इसे संथाल परगना का नाम दिया गया था। शायद संथाल को खुश करने के लिए संथाल की शिकायतों का विवरण करने और सुरक्षित को भावनाओं के साथ उन्हें मातृभूमि देने के लिए कदम उठाए गए। बाद में संथाल परगनों के किराएदार अधिनियम 1949 को इस क्षेत्र की सुरक्षा और विशेष पहचान के लिए स्वतंत्रता के बाद अधिनियम किया गया था।
पाकुड़ जिला का इतिहास थोड़ा कठिन है समझने में, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। आपका फ़ायदा होगा इससे, ये होगा कि मेरिट में आपका नाम थोड़ा सा ऊपर आ सकता है दोस्तों, ये सब पढ़ लेने से। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा ध्यान दीजिए इसको, थोड़ा अच्छा से एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, 2-3 बार, तो क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। ठीक है, पाकुड़ जिला का जितना जो है इतिहास आपका क्लियर हो जाएगा। इससे जितना क्वेश्चन आएगा सब आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, पाकुड़ संथाल परगनों का हिस्सा और पार्सल देशभक्ति के पक्ष में नहीं था और स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में उनकी भूमिका निभाई थी। मॉटेल टावर और पाकुड़ टाउन में अंग्रेज़ों और संथालों के बीच लड़े संघर्षों के अवशेष हैं। मॉटेल टावर अब पाकुड़ टाउन में अंग्रेज़ों और संथालों के बीच लड़े संघर्ष के अवशेष हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। मॉटेल टावर जो है क्या है, तो ये संघर्ष के जो अवशेष है, मतलब उसका निशान है, आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सन 1856 में सर मार्टिन द्वारा 10 एसडीओ पाकुड़ द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश राज को संथालों के हमलों से बचाया गया था। यह डीसी के निवास के सामने स्थित सिधू कान्हू पार्क के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। पश्चिम की ओर सटे असम पहाड़ियों का एक विशाल दृश्य और राजमहल की पहाड़ियों को उत्तर पूर्व की तरफ और जांगीपुर के बारे में 24 किलोमीटर पूर्व मार्लेलो टावर के शीर्ष में से दिखाई दे रहा था। राजनीतिक रूप से यह टावर ब्रिटिश सेना के लिए संथाल के विद्रोह को देखने और जांच करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। एक बार संथालों ने धनुषों और तीरों और युद्ध क्षेत्र के साथ 8,000 सशक्त शस्त्र सैनिकों को लूटने और बंगलों को जलाकर और रानी के महल का त्याग करके पाकुड़ को नष्ट कर दिया। प्रतिशोध में ब्रिटिश सेना ने उन्हें क्रूरता से हजारों लोगों की हत्या कर दिया। इन झड़पों में संथालों को तोड़ने वाला नुकसान हुआ, क्योंकि वे अपने पारंपरिक हथियारों के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित ब्रिटिश सेना के सामने नहीं खड़े हो सकते थे। वास्तव में इस मॉर्टेल टावर ने संथाल योद्धाओं के बलिदानों को देखा है, जो अंग्रेज़ों तानाशाह जमींदारों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं और धन उधार देने वाले इन घरों से उन्हें बाहर निकालने का एक दृश्य उनके बलिदान, देश की आज़ादी के लिए जीवित योगदान है। संथाल परगना के पास पुराने बिहार में सबसे अधिक उप विभाजन होने की भेद है। वे दुमका सदर, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और राजमहल हैं। 1991 में स्वतंत्रता के बाद संथाल परगना को 4 जिलों में विभाजित किया गया था, अर्थात दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज। एक उप विभाग के रूप में साहिबगंज के साथ मिलकर पाकुड़ को 1994 में जिला बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, पूरा इतिहास समझ में आ गया होगा और इसको पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, आपका इतिहास क्लियर हो जाएगा और आपको इतिहास से कुछ दूसरा देखना ही नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में और बहुत सारे जीके को लेकर हम अगला वीडियो लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।